तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मस्त बेटा। आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। आज हमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर चैप्टर नंबर 7 का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बनने के इसके चांसेस हैं। दैट्स वाई मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उसका यूज़ क्या है। बेटा, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कह लो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। लिख कर बता रहा हूँ आपको। तो हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, या आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, इसकी सहायता से वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। सिंपल। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है बेटे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 1 पहला पढ़ते हैं। नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 पढ़ने से पहले ये समझ लो कि ये ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बेटा? मैंने म्यूचुअल इंडक्शन एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मेरे पास सर्किट बना हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। सर्किट है मेरे पास। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स ये होता है, हमारे पास एक कुंडली है जिसमें हमने विद्युत धारा स्रोत लगा रखा है बैटरी को, और एक सेकेंडरी लूप है, दूसरी कुंडली है। और इन दोनों कुंडलियों को अगर मैं पास में लाऊंगा तो यहाँ पर दूसरी कुंडली का बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा। दूसरी कुंडली में जो एलईडी बल्ब लगा है सेकेंडरी लूप में, ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटे इस घटना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इस वाली घटना पर, ये अन्योन्य प्रेरण है, इस घटना पर आधारित ट्रांसफार्मर कार्य करता है ना, वर्क करता है। तो अब एक ट्रांसफार्मर जो है नंबर 1 वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप को हिंदी में कहेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। और नंबर 2 पर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हम 2 कुंडलियां बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को समझते हैं। ये समझ गए ना, अन्योन्य प्रेरण। ओके, चलिए मैं इसे रख देता हूँ। और अब हम समझते हैं पहला प्रकार। तो जो पहला ट्रांसफार्मर बेटे उसे कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप जैसे इसका नाम है स्टेप अप। स्टेप अप मतलब ऊपर उठाना, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। मैं लिख देता हूँ। तो पहला ट्रांसफार्मर कौन सा है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप। तो इसमें क्या होता है बेटा? स्टेप अप क्या करेगा यार? स्टेप अप अपना स्टेप अप जो नाम है वो खुद बता रहा है डेफिनेशन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप लेवल पर, मतलब अधिक कर देता है। तो हम लिखेंगे इसकी सहायता से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, या कह लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किस तरह से होगा बेटा? ट्रांसफार्मर में ना 2 लूप होते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 लूप होते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू 2 लूप होते हैं, 2 कुंडलियाँ होती हैं। मैं यहाँ बनाकर समझाऊंगा आपको। लिख देंगे इसमें पहली कुंडली में, कुंडली बोले तो लूप, पहली कुंडली में अधिक फेरे, पहली कुंडली में कम फेरे व दूसरी कुंडली में
दूसरी कुंडली या लूप में अधिक फेरे होते हैं, अधिक फेरे होते हैं। अब मैं ज़रा स्ट्रक्चर समझा दूँ आपको। पहले एक बार पढ़ देता हूँ। इसकी सहायता से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है स्टेप अप की सहायता से, और इसमें पहली कुंडली में कम फेरे होते हैं व दूसरी कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से बनेगा। हम एक लोहे की फ्रेम बनाएंगे, क्रोड, ये लोहे की एक क्रोड है, और इस लोहे की क्रोड पर मैं लिख देता हूँ पहले, ये क्या है, Fe की एक क्रोड है, Fe क्रोड, और Fe की इस क्रोड पर दो कुंडली को हम लपेट देंगे, मतलब कॉपर के तार को लपेटना है। जैसे मैं इधर लपेट देता हूँ, एक फेरा, दो फेरे, आप जल्दी जल्दी भी लपेट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक कुंडली हो गई, इसे हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, और इस कुंडली से हम किसी एसी स्रोत को लगा देते हैं, मतलब इस कुंडली से एसी स्रोत या इस कुंडली को किसी एसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो ये एसी स्रोत है और इसको हम कहते हैं बेटा इनपुट, ये इनपुट है, यहाँ करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, और इसका नाम है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, या फिर इंग्लिश में कह लो प्राइमरी लूप। क्या कह लो बेटा, प्राइमरी लूप, ये प्राइमरी लूप है। तो इसमें जो फेरों की संख्या है उसे N1 सपोज कर लो, फेरों की संख्या क्या सपोज कर लेंगे, N1। अब हमने क्या लिखा है, इसमें पहली कुंडली में कम फेरे होते हैं और दूसरी कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। तो दूसरी कुंडली में, यहाँ दूसरी कुंडली को इधर लपेट देंगे, मैं अधिक फेरे दिखाना चाहूँगा इसमें। तो अधिक फेरे कैसे दिखाएंगे, तो कैसे बनाए, पीछे से लाए आपको, 2 3, इस तरह से अधिक फेरे हम इसमें दिखा देंगे। तो इस वाली कुंडली में कम फेरे रखेंगे प्राथमिक कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में फेरे की संख्या क्या होगी, अधिक हमें लेनी होगी। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे, ये हमारा आउटपुट हो गया। यहाँ से हमें करंट को ट्रांसफ़र करना है जहाँ भी पहुँचाना चाह रहे हैं, तो ये आउटपुट होता है बेटा, ठीक है। ये इनपुट, यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ से विद्युत धारा को आउट करेंगे। इस कुंडली को कहते हैं हम द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी लूप, द्वितीयक कुंडली, या फिर इंग्लिश में कह लो आप सेकेंडरी लूप। और इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, N2 होती है। सिंपल, बस आपको यही याद रखना है कि जो स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या कह लो उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसकी सहायता से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। इसमें पहली कुंडली में कम फेरे होते हैं व दूसरी कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूले का निगमन कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हैं हम, किसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम अनुसार। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम अनुसार। तो देखो फैराडे का नियम होता है E बराबर N ब्रैकेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये बेटे फैराडे का नियम है। तो अगर पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल E1 है, पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल E1 है, तो फेरों की संख्या N1 है, और आप चाहें तो ये माइनस का निशान भी दे सकते हैं। समीकरण 1, फैराडे का नियम होता है बेटे विद्युत वाहक बल E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये फैराडे का पहला नियम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहली कुंडली में, पहली कुंडली में या लूप 1 में। अब लिख देंगे दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में। तो दूसरी कुंडली के लिए फॉर्मूला होगा E2 बराबर N2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। समीकरण नंबर 2, विद्युत वाहक बल इसमें भी है और विद्युत वाहक बल इसमें भी प्रेरित होगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का E1 बटे में लिख देंगे E2 बराबर माइनस N1 ब्रैकेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बटे में माइनस N2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा E1 बटा E2 माइनस से माइनस रिड्यूस N1 बटा N2। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर डेरिवेशन छोटा सा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दूसरा होता है बेटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2। चलो इधर से शुरू करते हैं, जगह कम पड़ेगी। नंबर 2 बेटे, सेकंड नंबर 2 पर हमारा आएगा स्टेप डाउन। नाम बता रहा है क्या काम करेगा ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बेटे, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसकी सहायता से यहाँ लिख देता हूँ
इसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया जाता है, वोल्टेज को घटाया जाता है, कम किया जाता है, मतलब कम लिख देते हैं, कम किया जाता है। अब अपोजिट लिखेंगे, इसमें पहली कुंडली में अधिक फेरे होते हैं, इसमें पहली कुंडली में फेरों की संख्या, फेरे किसके हैं? तार के। इसमें पहली कुंडली में ऐसे भी लिख सकते हो, तार के फेरों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी, अधिक होती है। तथा दूसरी कुंडली में, सेकेंडरी लूप में, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। सॉरी, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक नहीं बेटा, कम होती है। क्लियर? एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं। तो इसकी सहायता से वोल्टेज को कम किया जाता है। इसमें पहली कुंडली में तारों के फेरों की संख्या अधिक होती है तथा दूसरी कुंडली में फेरों की या तारों के फेरों की संख्या कम होती है। तो इसका चित्र भी देख लेते हैं। तो इसके चित्र में भी हमें एक क्रोड बनानी है, लोहे की क्रोड बना लेंगे और उस लोहे की क्रोड पर हमें कॉपर के तार को लपेटना है। ये लोहे की क्रोड है, Fe की क्रोड, फ्रेम कह लो, और इस पर हम कॉपर के तार लपेट देंगे। तो पहली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, आप ऐसे ही बना सकते हैं फेरे जल्दी वाले। पहली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, पहली कुंडली को हम जोड़ते हैं हमेशा विद्युत धारा, AC विद्युत धारा स्रोत से, और जो सेकेंडरी लूप होगा उसमें होंगे फेरे कम। ठीक है, तो इसमें फेरों की संख्या कम ले लेंगे। ये इनपुट होता है हमारा, इधर से करंट आएगा, और ये आउटपुट होता है, यहाँ से करंट हम सप्लाई करेंगे बाहर की जहाँ भी पहुँचाना है। ठीक, बाकी सब सेम ऐसे रहने वाला है। तो ये प्राथमिक कुंडली हो गई, N1 फेरे होंगे, ये द्वितीय कुंडली हो गई, इसमें N2 फेरे होंगे, सिंपल। और ये लोहे की क्रोड हो गई, Fe की क्रोड। तो अब अगर यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस कुंडली में, तो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना होगी, जो जिससे कि यहाँ का करंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी कुंडली में। ठीक है, ऐसे इसमें होगा, यहाँ से जो करंट होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सप्लाई होगा विदाउट वायर की हेल्प के। तो यहाँ कोई वायर तो नहीं है जो करंट यहाँ लाएगा, बस इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिसके कारण जो विभव होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा ट्रांसफर होगी एक कुंडली से दूसरी कुंडली में। क्लियर? तो बस इतना ही आपको लिखना है ट्रांसफार्मर में, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा, इसको अच्छे से कवर कर लेना अब आपको। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं, या अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। तैयारी करो अच्छे से। ओके, सॉरी बेटा, इधर फ्रेम में नहीं आ रहा था, मैंने फ्रेम को साइड किया है मोबाइल की। अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर तो आपने सुन लिया होगा, पढ़ लेना ध्यान से। यहाँ हमने लगाया फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम अनुसार पहली कुंडली में विद्युत भागबल E1 बराबर N1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, समीकरण 1। दूसरी कुंडली में विद्युत भागबल E2 बराबर N2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। अब देखो जरा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन में ले लेंगे तो E1 बटा E2 लिखेंगे, और E1 की वैल्यू ऊपर, E2 की वैल्यू नीचे, जो सेम है वो कट जाएगा, बाकी बचा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइव कर सकते हो आप, बाकी आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, मैंने बोल ही दिया।